Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Dr. Zawar Hussain, Assistant Professor of Zoology in Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. In this lecture, you will learn about the theory of continental drift. What is this theory? How it was developed? What are different evidences which support this theory, and the reasons for the rejection of this theory and the development of new kind of theory. These are the different outlines which we will discuss along this lecture. First of all, we will discuss what is continental drift. What does this term mean? Continental drift is the movement of Earth's continents relative to each other. ये हमेशा से सोचा जाता था कि जो अर्थ के कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमेशा से एक ही पोजीशन में हैं और वो एक दूसरे के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं करते, ना एक दूसरे के करीब आते हैं, ना एक दूसरे से अवे मूव करते हैं। ये एक लॉन्ग बिलीव्ड थ्योरी थी। बस दी हाइपोथेसिस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का ये हाइपोथेसिस जो है ये फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय अब्राहम ऑर्टेलस इन 1596। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने पहली दफ़ा ये बात की कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के लिहाज से मूव करते हैं, एक दूसरे से अवे मूव करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम 1596 में इसने ये थ्योरी पुट फॉरवर्ड की। लेकिन इस थ्योरी के बावजूद भी ये कंसेप्ट जो है वो इतना डेवलप नहीं हो सका और इसकी डिटेल्स जो हैं वो इस तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई जिस तरह के 1912 में फर्स्ट टाइम एल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी पेश की और ये थ्योरी उसी के नाम से मंसूब की गई कि उसने फर्स्ट टाइम ये एक्सप्लेन किया कि किस तरह से कॉन्टिनेंट एक दूसरे के लिहाज से मूव करते हैं और इसकी मूवमेंट की रीजंस क्या हैं, उसके पास क्या एविडेंस हैं जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि कॉन्टिनेंट्स हमेशा से एक स्टेबल फॉर्म में नहीं थे बल्कि वो हमेशा से एक दूसरे से अवे मूवमेंट की पोजीशन में थे। और जो करंट पोजीशन है बेसिकली ये एक दूसरे की रिलेटिव मोशन की वजह से आज इस पोजीशन पे हैं। ये कुछ वैगनर बेसिकली एक मेटीरोलॉजिस्ट था। मेटीरोलॉजिस्ट मीन के वो मौसमों पे स्टडी करता था, डिफरेंट क्लाइमेट रीजन और उनकी वेरिएशन, और उसके ऊपर जो है वो बेसिकली उसकी रिसर्च थी, वो उस पे जो है वो अपना काम कर रहा था। और इसमें जो कंसंट्रेशन थी उसकी वो पास्ट क्लाइमेट्स पे थी ऑफ द वर्ल्ड के, वो करंट क्लाइमेट से ज़्यादा जो पास्ट एनवायरनमेंट था, जो क्लाइमेट अर्ली पार्ट ऑफ दी अर्थ, उस पर उसने ज़्यादा रिसर्च अपनी जो है वो कंसंट्रेट की हुई थी। वैगनर की रिसर्च फाइंडिंग्स जो थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी इस हवाले से कि उसने ये फाइंड आउट किया कि आज का जो क्लाइमेट है, जो प्रेजेंट क्लाइमेट है, डज नॉट करस्पॉन्ड विद दैट ऑफ द पास्ट। कि आज जिन रीजन्स का जो क्लाइमेट हम ऑब्जर्व करते हैं वो क्लाइमेट जो है वो अर्ली पार्ट ऑफ द अर्थ जो है वो वैसा नहीं था। मतलब कुछ पार्ट्स जो हैं जो कि आज जो है वो उतने कोल्ड नहीं हैं लेकिन वो पास्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में थे। देयर आर प्लेसेस वेयर वंस देयर वाज एन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट बट टुडे इट इज़ हैविंग हॉट वन। तो ये एक बड़ी अजीब बात थी जो उसकी ऑब्जर्वेशंस थी जो उसने इसमें फाइंडिंग की। तो ये इंटरेस्टिंग इस लिहाज से थी कि करंटली उस प्लेस का जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, वो एक्सट्रीमली डिफरेंट है जो उसके पास्ट एनवायरनमेंट से, जो कि उसने डिफरेंट जो उसकी एविडेंस इकट्ठी की इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। ये जो फाइंडिंग थी उसकी कि पास्ट क्लाइमेट जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है करंट क्लाइमेट से, इसको सपोर्ट करने के लिए उसने जो रीज़न एक्सप्लेन करने के लिए जो रीजंस दी वो ये थी कि या तो आइदर द क्लाइमेट हैज़ चेंज, कि क्लाइमेट पहले बहुत कोल्ड था और अब वो हॉट क्लाइमेट में कन्वर्ट हो गया है। तो इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसको एविडेंस
और इसकी सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत थी। लेकिन उसके साथ ही एक दूसरी ऑप्शन भी हो सकती थी कि पोजीशन ऑफ दी प्लेस हैज़ बीन ऑल्टर्ड, कि जिस पोजीशन में वो पहले था वो रीजन जो है उस पोजीशन में उसको कोल्ड होना चाहिए था, और अब जिस पोजीशन पे है वो हॉट वन है। तो उसकी जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं वो इस वजह से नहीं आई कि वो उसमें कोई क्लाइमेट जो है वो उसमें कोई वेदर चेंजेस आई हैं, बल्कि वो उसकी पोजीशन तब्दील हो गई है कि पहले जिस पोजीशन पे था वो एक ऐसी पोजीशन थी, उसका लैटिट्यूड नॉर्दर्न साइड पे था या सदर्न साइड पे था, तो जो उसकी जियोलॉजिकल पोजीशन थी, जियोग्राफिकल पोजीशन थी, वो उसको कोल्ड एनवायरनमेंट की तरफ सपोर्ट करती थी। लेकिन करंटली जो जिस पोजीशन पे अब वो रीजन है उस रीजन में हॉट क्लाइमेट है। तो ये दूसरी ऑप्शन जो है उसने इस पे जो है वो कंसंट्रेट किया कि उस प्लेस की पोजीशन तब्दील हो गई है, पहले वो किसी और जियोग्राफिकल पोजीशन में था और अब वो डिफरेंट जियोग्राफिकल पोजीशन होने की वजह से उसका क्लाइमेट जो है वो पहले से डिफरेंट है। जो पहली बात है कि क्लाइमेट चेंज हो गया, उस एनवायरनमेंट उस रीजन का, उस स्पेसिफिक प्लेस का क्लाइमेट तब्दील हो गया, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं जो बेसिक हैं कि पहली तो ये है कि वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, कि सोलर रेडिएशन पहले उस एरिया पे कम पड़ती थी, उसकी रेडिएशन की जो पड़ने की इंटेंसिटी है वो डिफरेंट थी। तो पहले वो उसकी लो इंटेंसिटी पे कम रेडिएशंस पड़ती थी, तो वहाँ पे कोल्ड एनवायरनमेंट था, और अब वहाँ पे जो सोलर रेडिएशन है वो इंटेंस हो गई हैं, ज़्यादा सोलर रेडिएशन जो है वो स्पेसिफिक प्लेस पे पड़ती हैं, तो वो हॉट एनवायरनमेंट जो है वो क्लाइमेट उसका तब्दील हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, कि अर्थ का एक्सिस जो है वो अब तब्दील हो गया है, उसकी इंक्लिनेशन जो है टुवर्ड्स सन हो गई है, उस स्पेसिफिक प्लेस की इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सन जो है हो गई है अर्थ एक्सिस तब्दील होने की वजह से। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ना तो जो इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन है वो तब्दील हो सकती है और ना ही इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, ये दोनों चीज़ें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। साइंटिफिकली जो है वो इनकी एक्सेप्टेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो तीसरी बात जो एक चीज़ रह जाती है कि वो अपनी स्पेसिफिक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जो है वो ड्रिफ्ट कर गए हैं, वो है कि द कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम वन क्लाइमेटिक जोन टू अनदर, कि वो पहले एक कोल्ड जोन में थे, कोल्ड क्लाइमेटिक जोन में थे, तो अब वो ड्रिफ्ट होके हॉट क्लाइमेटिक जोन में चले गए हैं। तो ये बात जो है वो थोड़ी एक्सेप्टेंस में आती है कि वो उन्होंने अपनी प्लेस तब्दील की है, और प्लेस तब्दील होने से उनका क्लाइमेटिक जोन तब्दील हो गया है, जो कि अब कोल्ड क्लाइमेट से हॉट क्लाइमेट में शिफ्ट हो गया है। वैगनर ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन और सपोर्ट करने के लिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट को यूज़ किया कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है उनकी डेंसिटी जो है वो डिफरेंट है। जैसा कि जो ज़मीन की सरफेस है, द कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो बने हुए हैं सियाल से। द कॉन्टिनेंट्स वर मेड अप ऑफ comparatively lighter material called सियाल composed of aluminium and silica। तो ये इनकी डेंसिटी जो है वो relatively लो है, मतलब ये लो डेंसिटी मटेरियल से बने हुए हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो ओशंस हैं उनका फ्लोर जो है वो हैवियर है, वो ज़्यादा डेंस मटेरियल से बना हुआ है। द फ्लोर ऑफ द ओशन वर मेड अप ऑफ मच हैवियर मटेरियल सीमा कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम एंड सिलिका। तो हमारे पास दो किस्म की जो है वो अर्थ क्रस्ट आ गई, एक लो डेंसिटी और एक हैवियर जो है वो फ्लोर ऑफ द ओशन। तो इसमें ये है कि जो लाइटर वेट कॉन्टिनेंट्स हैं वो फ्लोट कर सकते हैं समंदर के ऊपर आइसबर्ग की तरह। द लाइटर कॉन्टिनेंट्स वुड फ्लोट लाइक आइसबर्ग्स ऑन द लोअर एंड हैवियर अर्थ क्रस्ट। जो लोअर हैवियर अर्थ क्रस्ट है ओशंस का, उसके ऊपर ये फ्लोट करके मूव कर सकते हैं, और यही मूवमेंट जो है इसको वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का नाम दिया। वैगनर के मुताबिक पैलेओज़ोइक एरा के दौरान तमाम कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो जॉइंट थे, वो इकट्ठे थे, वो एक सुपर कॉन्टिनेंट की फॉर्म में थे। उसको उसने पेंजिया का नाम दिया। उसने कहा कि इन पैलेओज़ोइक टाइम्स ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंट टू फॉर्म वन ग्रेट लैंडमार्क कॉल्ड पेंजिया। तो एक ही कॉन्टिनेंट था
कोई भी उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी जिस तरह के आज हमारे पास डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं। एक सिंगल लैंड मास था जिसको उसने पेंजिया का नाम दिया। तो इसी तरह से जिस तरह से आज हम ओशंस को डिवाइड करते हैं, डिफरेंट तरह के ओशंस जो हैं डिफरेंट जोग्राफिकल पोजीशंस पे इस टाइम मौजूद हैं, लेकिन पेलियोजोइक टाइम बेसिकली है 540 मिलियन ईयर्स से लेकर 251 मिलियन ईयर्स तक। तो एट द एंड ऑफ पेलियोजोइक तक एक ही कॉन्टिनेंट था और एक ही उसको सराउंड करने वाला ओशन था। जो सिंगल ओशन जो सराउंड कर रहा था पेंजिया को वो था पैंथेलासा। इसको पैंथेलासिक ओशन भी कहते हैं। तो ये पेलियोजोइक एरा के एंड तक यही सिचुएशन थी कि वन मेजर लैंडमास था जिसको सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया कहते हैं और एक ही सुपर ओशन था जो कि पैंथेलासा जिसको कहते हैं। इन दिस स्लाइड यू कैन सी सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। A single continent is present, single landmass is there surrounded by the superocean Panthalassa. There is no distribution of Asia, Europe, South, North America, Australia and Antarctica. They all are joined together and they form a supercontinent Pangaea. And they are not different oceans, that is Indian Ocean, Pacific, now we call Atlantic Ocean. These all oceans are in the form of a superocean which is Panthalassa. This situation is in Permian period 225 million years ago. This is the situation which you can see in this slide. ये वो टाइम था वैगनर के मुताबिक जब ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होना शुरू हुए, एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हुए और एक दूसरे से अवे रिलेटिव मोशन जो है वो इनकी स्टार्ट हुई। तो ये जो परमियन पीरियड 225 मिलियन ईयर की सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो है वो दोबारा फिर कभी अपीयर नहीं हुई क्योंकि वो एक दूसरे से एक दफ़ा अवे मूवमेंट शुरू हुई तो वो अवे ही जाते रहे। According to Wagner, at the end of Permian period and the start of Mesozoic era, the Triassic period, which is basically the earliest period of Mesozoic era from 251 million years to 199 million years ago, it is the period between Permian period and Jurassic period. This is the time when the continents start to drift. और जैसे ही ये पीरियड एंड के करीब पहुंचता है, ट्रायसिक पीरियड के एंड पे जो पेंजिया है वो अपनी जो कंबाइंड लैंडमार्क की सिचुएशन है उससे तब्दील हो जाता है। वो डिवाइड हो जाता है दो मेजर कॉन्टिनेंट्स में। पेंजिया जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में और सदर्न पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पेंजिया बिकम डिवाइडेड इनटू 2 सुपर कॉन्टिनेंट के पहले एक कॉन्टिनेंट था पेंजिया, अब वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक उसका नॉर्दर्न पार्ट है जिसको लॉरेशिया कहते हैं और एक उसका सदर्न पार्ट है गोंडवाना जिसको कहते हैं। गोंडवाना या गोंडवाना लैंड भी इसको कहते हैं। तो लॉरेशिया के अंदर जो करंटली हम देखते हैं सिचुएशन उसमें एशिया और यूरोप और गोंडवाना जो है वो उसमें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये बेसिकली इस पीरियड में ये जो लैंडमार्क हैं, ये जो लैंड मासेस हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं। दीज सुपर कॉन्टिनेंट बिगेन टू ब्रेक। अब ये नहीं है कि ये 2 हैं तो ये 2 ही रहेंगे। इसके बाद अगले स्टेज पे ये फर्दर ब्रेकडाउन हुए, एक दूसरे से ब्रेक अपार्ट हुए और फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। दीज सुपर कॉन्टिनेंट बिगेन टू ब्रेक अपार्ट इनटू फ्रेगमेंट्स व्हिच ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम वन अनदर टू फॉर्म प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट। और इस तरह से वो आजकल के जो कॉन्टिनेंट्स हैं जिनको हम आजकल ऑब्जर्व करते हैं, जियोग्राफिकल पोजीशन जो उनकी हैं, वो इस सिचुएशन में इस तरह से आए। तो ये काम जो है वो एंड ऑफ ट्रायसिक पीरियड से स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली जारी है। So this slide show the division of Pangaea into 2 supercontinents. The northern part is Laurasia and the southern part is Gondwana land. This is not only the division of continents but also the division of oceans. तो सिर्फ कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिवाइड होके सेपरेट नहीं हुए, बल्कि जो ओशन है, एक सुपर ओशन जो है वो उसके भी आगे नेक्स्ट जो है वो डिवीजन हुई है। एक सुपर ओशन जो जिसको हम पैंथेलासा ओशन कहते थे,
उसके भी स्मॉलर पार्ट्स जो हैं, जैसे कि इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं टिथाइस सी है, तो ओशन जो है वो भी स्मॉलर पार्ट्स यानी स्मॉलर सी के अंदर जो है वो डिवाइड हो रहा है। और उसकी एक जो है वो मिसाल आपने जो कि टिथाइस सी जो ट्राइएसिक पीरियड 200 मिलियन ईयर्स अगो की सिचुएशन है, उसके अंदर जो है वो ओशन और सी भी अपीयर हो रहे हैं और उनकी डिवीजन जो है वो दिखाई गई है। वैगनर के मुताबिक जैसे ही ये सेपरेशन हुई तो इनकी ड्रिफ्टिंग जो है वो उसी वक्त स्टार्ट हो गई थी। प्रोबेबली ये जो टाइम है सेपरेशन का और उससे कॉन्टीन्यूसली उसके बाद ये ड्रिफ्टिंग जो है वो जारी है। इवन जो है वो ये भी कंसेप्ट है कि आज भी ये सिचुएशन है कि आज भी कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। द ड्रिफ्टिंग प्रोबेबली बिगिंस सून आफ्टर द सेपरेशन एंड कंटिन्यूज इवन टुडे। इन तमाम पास्ट एराज से गुजरते हुए इन पास्ट सिचुएशंस को जब हम ईओसीन पीरियड पे पहुंचते हैं, ईओसीन पीरियड जो है वो 56 मिलियन ईयर्स अगो से 34 मिलियन ईयर्स तक जो है वो ये ईओसीन पीरियड है। इस पीरियड तक पहुंचते हुए तमाम ये जो ड्रिफ्टिंग मूवमेंट है, इसके नतीजे में अफ्रीका और अमेरिका ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे और दोनों के सेपरेट होने की वजह से उसके दरमियान में जो ओशन ने जगह ली वो अटलांटिक ओशन था। तो बाय द ईओसीन पीरियड द अटलांटिक ओशन फुली इवॉल्व्ड सेपरेटिंग साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। तो ईओसीन पीरियड तक पहुंचते पहुंचते साउथ अमेरिका और अफ्रीका सेपरेट हो चुके थे, लेकिन स्टिल कुछ कॉन्टिनेंट ऐसे थे जो अभी जॉइंट थे। 3 कॉन्टिनेंट उस वक्त तक जॉइंट थे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका बेसिकली अंटार्कटिका की वजह से आपस में जॉइंट थे। तो इनकी जो सेपरेशन है वो रिसेंट टाइम्स में हुई है। सबसे रिसेंट जिस कॉन्टिनेंट में अपनी पोजीशन ली है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसने तब अपनी पोजीशन लेना शुरू की जब अंटार्कटिका साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करके अपनी पोजीशन ले चुका था। तो सबसे रिसेंट जो पोजीशन है वो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका वर स्टिल जॉइंट, ईओसीन पीरियड तक जो है ये जॉइंट थे और ये उसके बाद सेपरेट हुए हैं टुगेदर थ्रू अटलांटिक Antarctica, and not until comparatively recent times did Australia occupy its present position। तो बिल्कुल जो recent times में जिस कॉन्टिनेंट ने अपनी करंट पोजीशन जो है वो अटेन की है वो ऑस्ट्रेलिया है। Now we will see some evidences in support of this theory. There are different evidences which are listed here. First is fit of continents. Next is fossil evidence, identical geological structures, variations of climates in past. These are the evidences which support the theory of continental drift, and we will explain these evidences one by one in the upcoming slides.